हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। तो मैं पढ़ा रही हूँ इंडियन पॉलिटी यूपीएससी के लिए या फिर स्टेट पीसीएस के लिए। तो अगर आपके पास ये वाली बुक है इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत, 6th एडिशन मेरे पास है। आपके पास अगर लेटेस्ट एडिशन है तो वो भी चलेगा। इसमें हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक देख चुके हैं। अब हमें देखना है 3rd चैप्टर जो कि है फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम वेरियस फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तब भी आपको पता होना चाहिए। बट इसका मेन इंपॉर्टेंस है मेंस में, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब या टेल अबाउट द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टली पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। और अगर आप लोग इसी बार जो 25 मई को प्रीलिम्स है तब देने जा रहे हैं, तो आप इसको 1.5 से या 2x करके भी देख सकते हैं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ फोकस के साथ पढ़िएगा, क्योंकि आपके लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इंडियन पॉलिटी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पीडीएफ से पढ़ाने जा रही हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गाइस, ये आपके सामने आ चुका है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आप तो खुद से वैसे भी बुक पढ़ोगे, बट जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको फोकस के साथ पढ़ाती हूँ। ठीक है, देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि उसे अलग करते हैं। अदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करते हैं, ये बात कही गई है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, ठीक है, 1949 में, हम जानते हैं 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करा था हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद से सेवरल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि 7th, 42nd, 44, 73rd पंचायत, 74 म्यूनिसिपैलिटीज़, 97th एंड 101। अभी प्रेजेंटली कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में हुआ था, उसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस इस अमेंडमेंट ने करे थे। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस करे थे। फिर 1973 में एक केशवानंदा भारती केस आता है। ये केशवानंदा भारती जो केस आता है 1973 में, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो बताता है। ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का। और मतलब आप 368 जो आर्टिकल है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की पावर देता है। ठीक है, वो सारी चीज़ में अमेंडमेंट कर सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकता। मतलब जो ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक ढांचा है, जैसे कि डेमोक्रेटिक है हमारी कंट्री, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, सो ये सारी चीज़ों को नहीं चेंज कर सकता। बेसिकली लिस्ट है एक बेसिक स्ट्रक्चर की, जिन्हें आप लोग अमेंड नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फीचर्स की तरफ। ठीक है, ये हम लोग फीचर्स को जल्दी समझेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है फीचर्स। तो फीचर क्या है? पहला फीचर तो यही है कि हमारा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा अगर देखा जाए लेंथीएस्ट है, बहुत लेंथी बुक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो ओरिजिनली 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होता है तो उसमें होता है प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स जो कि 22 पार्ट में डिवाइडेड थे, और 8 स्केड्यूल्स। ठीक है, प्रियम्बल होता है, 395 आर्टिकल्स होते हैं, 8 स्केड्यूल्स होते हैं। बट प्रेजेंटली, तो मैं प्रेजेंटली अभी आपको 2024 2025 चल रहा है ना, ठीक है, तब का बता देती हूँ। तो अभी हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 12 स्केड्यूल्स हैं और 25 पार्ट हैं। आर्टिकल कितने? 448 हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं। ठीक है, 25 पार्ट्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं। तो ये है प्रेजेंटली जो अभी चल रहा है। ठीक, अभी इसमें लिखा हुआ 2019 के हिसाब से, क्योंकि ये ओल्डर एडिशन है बुक का। प्रेजेंटली जो आज आ चुकी है 7th एडिशन, उसमें होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या कहा गया है? इसके बाद ये बताया गया है कि क्या डिलीट हुआ, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। अब जो ये हमारा बड़ा साइज़ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा साइज़ है, ये एलिफेंट साइज़ जिसे बोलते हैं। कई लोग तो ये बोलते हैं कि एलिफेंट को एज अ सील लिया गया था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एलिफेंट के साइज़ का था, मतलब बहुत ही बड़ा था हमारा, बहुत वास्ट था कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके 4 रीजंस दिए हुए हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वास्ट क्यों था। देखो, पहली बार तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक जोग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं उन पे बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे जोग्राफिकल फीचर्स हैं। ठीक है, और हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, और हमारी कंट्री का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन है एक कंट्री के लिए। ठीक है, और हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं कुछ की। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, वो बहुत ही बल्कि था, और उससे हमने बहुत सारे फीचर्स जो हैं उठाए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे सेंटर के लिए हो चाहे स्टेट्स के लिए हो, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट्स के लिए। उसके बाद ऐसा भी बोला जाता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें लॉयर्स का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था। तो जो लीगल ल्यूमिनरीज थी, तो उनका आदत होती है उस
कि बड़ा बड़ा चीज़ों को इलेबोरेट करके लिखना, तो ये बात उसमें कही गई है। ठीक, तो ये उसके बाद इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी हैं। ठीक, और ऐसा कुछ भी नहीं। अब सेकंड पॉइंट जो आता है, वेरियस सोर्सेज से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है। मैं अपनी बुक को भी साथ साथ देख के चल रही हूँ, अगर मैंने कुछ लिखा हो तो आप लोग को भी लिखवा दूँ। ठीक है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन जो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है। बेसिक फीचर्स हमने 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वहाँ से उठाया था। अब बी आर अम्बेडकर साहब जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने ये बात बोली है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। रैंसैकिंग मतलब खंगाल छानबीन करके, रैंसैकिंग ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन, नोन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्रीज थी, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाल के हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक, ये बात उन्होंने बोली। उसके बाद लार्ज एक्सटेंट हमने कहाँ कहाँ से लिया है, स्ट्रक्चरल पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से आया है। ठीक, और जो फिलोसफिकल पार्ट है, जैसे कि फिलोसफिकल पार्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स फिलोसफी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट हैं, ये हमने अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मतलब देखो, फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिया है और डीपीएसपी हमने आयरिश मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक, ये बात बोली गई है। और जो पॉलिटिकल पार्ट है, पॉलिटिकल पार्ट जैसे कि कैबिनेट का प्रिंसिपल, ठीक है, कैबिनेट का प्रिंसिपल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये सब हमने ब्रिटेन के ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्योंकि हमें पता है इतने साल हम पे ब्रिटेन ने जो है राज करा था, तो हमें वहाँ की हैबिट थी, ब्रिटेन की हमने हैबिट थी, तो काफ़ी सारे जो पार्ट है ना वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक, अब अदर प्रोविजंस देख लो हमने कहाँ कहाँ से लिए, ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि क्योंकि सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कहाँ से क्या लिया है, मैचिंग में ये आ जाता है। अब अदर प्रोविजंस हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं, जैसे कि हमने कनाडा से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, पहले का यूएसएसआर, आज का रशिया, फिर फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान और बहुत सारे और भी कंट्रीज से हमने लिए हैं। जो जो हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए हैं, बता चुके हैं। जो फेडरल स्कीम है, जुडिशरी है, गवर्नर्स है, इमरजेंसी पास है, पब्लिक सर्विस कमीशंस जो है, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं वो सारी हमने इसे लिए हैं। ठीक है, हमें अगर ये कहा जाए, लास्ट लाइन में लिखा है कि मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही मिलता जुलता है कुछ। ठीक है, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ब्लेंड है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का, मतलब दोनों चीज़ें मिली जुली हैं। अब इसमें रिजिड भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कठोर भी है, फ्लेक्सिबल मतलब आप चीज़ें ईजिली अमेंड कर सकते हैं, तो मिक्सचर है ये बेसिकली। ठीक, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल और रिजिड में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये होता है कि इसमें कुछ स्पेशल प्रोसीजर होता है अमेंडमेंट करने का, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, और एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो जो सेम मैनर जैसे कि ऑर्डिनरी लॉज अमेंड करे जाते हैं, उसी तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर दिया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हमने कुछ फीचर्स अमेरिका से उठाए हैं, कुछ ब्रिटेन से उठाए हैं। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वो ब्रिटेन से, और जो कुछ फीचर्स जो रिजिड हैं वो अमेरिका से लिए हैं। ठीक, सिंथेसिस है दोनों का। जो हमारा आर्टिकल 368 है, हम जानते हैं 368 आर्टिकल हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए आर्टिकल। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से अमेंडमेंट करेंगे, दो तरीके से अमेंड कर सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो कि स्पेशल मेजोरिटी हमें चाहिए पार्लियामेंट की। और स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की क्या होती है, 2/3 मेंबर ऑफ ईच हाउस। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, 2/3 मेंबर होने चाहिए, कितने, 2/3 मेंबर होने चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग के। ठीक है, और मेजोरिटी होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की होनी चाहिए। आगे मैं पढ़ाऊंगी कि आपको कितनी मेजोरिटी होती है लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, काउंसिल में। ठीक, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी इतना पता होना चाहिए दो तरीके के अमेंडमेंट्स होते हैं। एक कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, और कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए, मतलब ये पहले वाली जो मेजोरिटी है ये तो आपको चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स भी चाहिए, मतलब स्टेट्स भी रैटिफाई कर देने चाहिए। हाफ ऑफ द स्टेट से रैटिफिकेशन चाहिए आपको कि हाँ स्टेट्स भी चीज़ में इंटरेस्टेड है, मतलब नहीं है, जो भी वो बात बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट बोली कि कुछ आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं चीज़ों में, जिसमें आप 368 का अमेंडमेंट नहीं समझते हैं। कुछ चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे आप सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट फीचर आता है वो है हमारा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब फेडरल और यूनिटरी, हमें पता है इंडिया दैट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 हमारा यही बात बोलता है। ठीक, अब पर हम बहुत सारी चीज़ें जो है फेडरल भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं आजकल के टाइम पे, पहले से देखते आ रहे हैं। ठीक,
फेडरल भी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो फेडरल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करता है। ठीक, अब फेडरल फीचर्स देख लो क्या, टू गवर्नमेंट है जैसे कि, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब एक सेंटर में गवर्नमेंट है, एक स्टेट में, ये देखो ये स्टेट है तो ये सेंटर की गवर्नमेंट है ना। ठीक है, तो टू गवर्नमेंट हम देखते हैं, ठीक, ये फेडरेशन का ही तो पार्ट है। ठीक, टू गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और सुप्रीम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और रिजिडिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाई कैमरलिज्म है। ये सारे फीचर्स जो हैं ये फेडरेशन के फीचर्स हैं, एक फेडरल सिस्टम के फीचर्स हैं। और अगर हम यूनियन के फीचर्स देखते हैं तो यूनियन के फीचर्स यही है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने दे दिया, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, सिंगल मतलब यूनियन के लिए भी एक और स्टेट्स के लिए भी एक, सिटीजनशिप एक है, हम लोग सब इंडिया के सिटीजन्स हैं, भारत के नागरिक हैं। हम ऐसे नहीं बोलते कि हम तो यूपी के सिटीज़न हैं, हम राजस्थान के सिटीज़न हैं, हम कर्नाटका के सिटीज़न हैं, ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं हम इंडिया के सिटीजन्स हैं। ठीक है, तो हम इंडियन सिटीजन्स हैं बेसिकली। ठीक, क्योंकि अब हाँ और कुछ फीचर्स देख लो, जैसे गवर्नर जो अपॉइंट करा जाता है सेंटर के थ्रू। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज जिसकी हम तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस, ये सब ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, तो ये यूनिटरी फीचर्स दिखाते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन, अब अगर कोई स्टेट फंक्शन नहीं कर रहा है सेंटर के अकॉर्डिंगली तो आप प्रेसिडेंट्स रूल लग जाएगा क्या, इमरजेंसी प्रोविजन, और बहुत सारे फीचर्स। ठीक, अब फेडरेशन, टर्म फेडरेशन कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यूज़ करा गया है। टर्म जो यूज़ करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 1 में है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका की तरह नहीं, हमारे जो बेसिकली कल्चर है वो अमेरिका की तरह नहीं है कि वहाँ पे हर जो स्टेट है उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग सिटीजनशिप है। ठीक, बल्कि और उसमें क्या है, अमेरिका में ये फ़ीचर है कि अगर कोई स्टेट है वो यूएसए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उससे अलग होना चाहता है तो अलग हो सकता है, सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, अगर हम सोचें उत्तर प्रदेश इंडिया से अलग होना चाहता है तो वो नहीं हो सकता। ये जो फीचर है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारे जो बेसिकली एंथुजियास्ट हैं, पॉलिटिकल एंथुजियास्ट हैं, उन्होंने बोला है कि ये फेडरल फॉर्म है बट यूनिटरियन स्पिरिट है। क्वासी फेडरल बोला है केसी वेहरे ने, बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला है मॉरिस जॉन्स ने, कोऑपरेटिव फेडरल बोला है ग्रैनवेल ऑस्टिन ने, फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनिंग्स ने बोला है। कि आ जाता है कई बार, हु सेड दिस, याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, देखो अगर मैं आपको बता दूं मोटा मोटी तो एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म और एक होता है प्रेसिडेंट फॉर्म। अमेरिका में जो हम देखते हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, और ब्रिटेन में जो हम देखते हैं वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करा रादर देन अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा था उस टाइम पे। देखो आज भी हम जानते हैं हमारे यहाँ पे एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट है, और रियल एग्जीक्यूटिव है जो कि प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हेड है बेसिकली जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स रिलाई करती हैं। बट प्रेसिडेंट भी है, क्योंकि अगर कोई भी हम बिल बनाते हैं तो वो एक्ट तब तक नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट उसमें साइन नहीं कर देते। ठीक, अब इसमें क्या बोला गया है, देखो हमारे यहाँ क्या है, कॉपरेशन है और कोऑर्डिनेशन है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। हम जानते हैं एक लेजिस्लेचर होती है जो लॉज बनाती है, और एग्जीक्यूटिव होती है जो उन लॉज को एग्जीक्यूट करती है, और उन पर चेक करने के लिए जुडिशरी होती है। ठीक है, कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं। ठीक, और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो सेपरेशन की पावर्स पे बेस्ड है, मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का आपस में कोई तालमेल नहीं है। अगर हम देखें तो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारा उसको हम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है वो एक रोड पे बेस्ड है, रोड के किनारे है, जिसे हम वेस्ट मिनिस्टर रोड है, तो इसलिए हम उसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है और कैबिनेट सिस्टम होता है, यहाँ पे कैबिनेट गवर्नमेंट होती है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैब्लिश करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेंटर भी स्टेट्स में भी। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम देखते हैं कि पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा है, तो स्टेट्स में भी हमारे विधानसभा विधान परिषद है। ठीक, अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम लोग कि पार्लियामेंट्री के फीचर्स क्या होते हैं, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उसके फीचर्स क्या होते हैं। देखो मैंने आपको बताया प्रेजेंस होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का और रियल एग्जीक्यूटिव का। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हुए हमारे प्रेसिडेंट और रियल एग्जीक्यूटिव हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर, और मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है, जो पार्टी ज़्यादा सीट्स लेके आएगी वही अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी का रूल है, और अगर ये पार्टी की मेजॉरिटी नहीं रहती तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, सरकार गिर जाती है। उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के प्रति। जो लॉज बेसिकली बना रहा है वो है लेजिस्लेचर, और जो लॉज को एग्जीक्यूट कर रहा है वो है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के प्रति, और जो मेंबरशिप है वो मिनिस्टर्स की है लेजिस्लेचर में। ठीक है, तभी मतलब एमपी हैं, एमएलए हैं, ठीक है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, और लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर की सेंटर पे और चीफ मिनिस्टर की स्टेट में। ठीक, डिसॉल्व हो जाता है लोअर हाउस लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, वो डिसॉल्व हो जाती है एक टाइम के बाद। अगर देखो वैसे तो 5 साल का टर्म है अगर देखा जाए तो, ठीक है, पर उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, मेजॉरिटी पार्टी नहीं रहती है। ठीक,
अगर देखा जाए तो हमारा ब्रिटिश पैटर्न पे ही है, पर कुछ डिफरेंसेस भी हैं, पूरा पूरा ब्रिटिश पैटर्न पे नहीं है। ठीक है, अब ब्रिटेन में बेसिकली क्या है, ब्रिटेन में क्राउन का रूल है, वहाँ पे क्वीन या किंग होते हैं। ठीक है, किंग किंग का रूल होता है वहाँ पे, हेरिडिटरी सिस्टम है, मतलब किंग का बेटा किंग बनेगा। बट यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे जो हमारा हमारा जो स्टेट है वो रिपब्लिक स्टेट है, मतलब हम जो है वो अपना जो हेड है वो खुद को खुद चुनते हैं, वोट के इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बट खुद चुनते हैं। हमारा जो प्राइम प्रेसिडेंट है वो उन्हें हम खुद इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई मोनार्की नहीं है, इंडिया में मोनार्की नहीं है पर ब्रिटेन में मोनार्की है, तो यहाँ पे सिस्टम जो है अलग हो जाता है। ठीक, कभी कभी जो मैंने बताया पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी बोल देते हैं कि ये तो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन रियल एग्जीक्यूटिव है वो तो प्राइम मिनिस्टर ही है। देखो, अब जो आता है फीचर आता है वो आता है सिंथेसिस है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का, पार्लियामेंट और जुडिशियल सुप्रीमेसी का। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, पर जुडिशरी जो है वो यहाँ पे सुप्रीम है। 3 ऑर्गन्स हैं, एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव और है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉज बनाती है, उन लॉज को एग्जीक्यूट करती है एग्जीक्यूटिव, और इन दोनों पे चेक करती है जुडिशरी। ठीक, अब देख लो यहाँ पे डॉक्ट्राइन अगर हम देखें तो पार्लियामेंट है, एसोसिएटेड ब्रिटिश पार्लियामेंट है हमने देखा। ठीक है, पर जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से हमने लिया है। ठीक, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट से लिया है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं। अब देख लो, आर्टिकल 21 हमारा बोलता है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सब हमारे आर्टिकल अभी हम पढ़ेंगे ना फंडामेंटल राइट में, उसमें सारी बातें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब ये इतना बोला गया लॉ के सामने सब सेम है। ठीक है, कोई भी हो, अगर मैं हूँ, मेरे सामने एमएलए है, एमपी है, अगर लॉ है, अगर मैंने कोई क्राइम करा है और सेम एमपी ने कोई क्राइम कमिट करा है, तो लॉ हमें एक एक जैसे ही देखेगा। ठीक है, सपोज मैंने मर्डर करा, एक तरफ कोई एमपी हैं, उन्होंने मर्डर कमिट करा। ठीक है, तो लॉ के हिसाब से हम दोनों सेम ही हैं। ठीक है, बट लॉ किसी किसी चीज़ में, अब सपोज़ मैं 18 ईयर से कम हूँ तो मुझे थोड़ी कम सज़ा मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है, मुझे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो अलग हैं। ठीक, इनको हम बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे आगे चल करके। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड तो है ही पर इंडिपेंडेंट भी है। ठीक, इंटीग्रेटेड क्या, सबसे ऊपर देख लोगे तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद आपको हाई कोर्ट मिलेगा, फिर आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स मिलेंगे। तो ये अलग अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है, हाई कोर्ट, मतलब कोई व्यक्ति चाहे तो सबॉर्डिनेट कोर्ट जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बेसिकली सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं यहाँ पे, वहाँ जा सकता है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट, अगर अपील सिस्टम से जाता है तो सबॉर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुना तो हाई कोर्ट चला जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं सुना तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, बट इंडिपेंडेंटली वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो हमारे पास राइट है, वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट हम अगर जाना चाहें तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने हमारी अपील नहीं सुनी गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट हम चले जाएंगे। ठीक है, तो देख लो सुप्रीम कोर्ट हायरार्की में सबसे टॉप पे आता है, उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, फिर स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आती हैं, ये हमने चीज़ देख ली। उसके बाद है कुछ इसके बारे में बताया गया है कि सिंगल सिस्टम है सेंटर और स्टेट्स पे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक फेडरल कोर्ट है। हमने देखा कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था उसमें सुप्रीम कोर्ट बन रहा है। ठीक है, और ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील है, और ये गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का, सारे सिटीजन्स को गारंटी करता है फंडामेंटल राइट। ठीक है, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें दे रखी हैं, जजेस कहाँ से होंगे, क्या होंगे, उसके उनकी कंडीशंस क्या होंगी, उनके एक्सपेंसेस कहाँ से दिए जाएंगे, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एक्सपेंसेस जो भी होता है वो जाता है, और प्रोहिबिशन है उनकी प्रैक्टिस पे कि आफ्टरवर्ड्स उनके रिटायरमेंट के बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट जो है वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये सारी बातें कही गई हैं, इट्स द वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बारी आती है फंडामेंटल राइट्स की। मैं चेक कर लेती हूँ बुक में कुछ लिखा तो नहीं। हाँ, अभी आर्टिकल 32 था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाला। अब बारी आती है फंडामेंटल राइट्स की। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पार्ट 3 में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटी करे गए थे। कितने? 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटी करे गए थे, बट देखो 7 थे ही पहले, अब 6 है, ये मैं आपको बता दूँ। प्रॉपर्टी हट गया। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी है 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 20 से 24 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 28 में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है 29-30 में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है आर्टिकल 32 में। ठीक, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रमोट करते हैं जो आइडिया है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का। ठीक है, लिमिटेशंस लगाते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की टायरनी पर, मतलब हावी नहीं होने देते कि जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है उसकी सत्ता को स्थापित नहीं होने देते हैं, बट
समझते हैं। और ये जस्टिसेबल है नेचर में, अगर इनको कोई वायलेशन होता है आपका तो आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल है कोर्ट्स में। ठीक है, अग्रीव्ड पर्सन जो है जिसके साथ इस तरीके की कोई हरकत हुई है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरीके के रिट्स इशू करता है। हैबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ मैंडामस, वी कमांड, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना, सर्चरी एंड क्यू वारंट। सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, हाउएवर जो फंडामेंटल राइट्स वो एब्सोल्यूट नहीं है। हाउएवर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपना फंडामेंटल राइट्स चक्कर में किसी दूसरे का फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कर्टेल करा जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू, इमरजेंसी वगैरह अगर लग जाती है तो कर्टेल करा जा सकता है। बट अब आर्टिकल है 20 और 21, इन्हें किसी भी सिचुएशन में नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, अब जो 9th पॉइंट देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं DPSP की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। DPSP के बारे में देखो, पहली बात तो DPSP हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, आयरलैंड ने भी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। पार्ट 4 में है हमारे। जो BR अम्बेडकर साहब थे उन्होंने DPSP को नॉवल फीचर्स बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नॉवल फीचर्स है, पार्ट 4 में है। अब हमने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इनको सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल में डिवाइड कर लिया गया, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी डिवीजन नहीं दिया गया है। ये इस्टेब्लिश करते हैं, प्रमोट करते हैं आइडिया सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का। ठीक है, और ये इंडिया को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एक वेलफेयर स्टेट की तरफ। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें पता है कि जस्टिसेबल हैं, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्टिसेबल नहीं है, और ये किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल भी नहीं है अगर इनका वायलेशन करते हैं तो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के लिए, मतलब अगर कोई स्टेट है, अगर हमारे इंडिया है, कंट्री लॉ बनाता है तो वो कुछ इन वेलफेयर लोगों का करने के लिए इनको ध्यान में रख सकता है, बट ये नॉन इन्फोर्सेबल है कोर्ट में। ठीक, मॉरल ऑब्लिगेशन बेसिकली स्टेट अथॉरिटीज़ पे लगाते हैं। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन है, ये आप इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। 1980s में एक मिनर्वा मिल्स केस आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बिटरॉक है बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हम आगे चल के देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा ऊपर हैं या फिर DPSP ज़्यादा ऊपर हैं, ये सारी चीज़ें कन्फ्लिक्ट आएगा, क्या ऊपर है क्या नहीं, किसको हमें ऊपर करके देखना चाहिए। तो एक बैलेंस है फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। DPSP की तरह ये भी इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। ठीक है, पहली बात तो। और ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आती है हमारे जब इमरजेंसी लग जाती है। 1976 में इंटरनल इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने रिकमेंड करें, कौन रिकमेंड करते हैं? स्वर्ण सिंह कमेटी। जो स्वर्ण सिंह की कमेटी है वो रिकमेंड करती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। ठीक, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी, 2002 में हुआ था ये, एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी। ठीक, और ये जो आर्टिकल है, देखो सारी फंडामेंटल ड्यूटी 42nd ने ऐड करी, बट एक लास्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86 ने ऐड करी। तो ये दो अमेंडमेंट जो है आपको याद रखना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। बट ये जो पार्ट 4A में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और एक ही आर्टिकल है 51A, उसमें सारी की सारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे दी गई हैं। ठीक, जैसे कि अब इस कुछ फंडामेंटल ड्यूटी समझ, जैसे कि हमें अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, इंडिया की सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, ब्रदरहुड का कंसेप्ट प्रिजर्व करना है, अपना रिच हेरिटेज, कल्चर, इन्वायरमेंट एंड सो ऑन। बेसिकली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हम जैसे सिटीजन्स के लिए एक रिमाइंडर है कि हम अपने राइट्स को तो एंजॉय कर रहे हैं, पर हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं हमारी कंट्री के प्रति। ठीक, हाउएवर जो DPSP हैं और ये नॉन जस्टिसेबल है नेचर में, हमें पता है DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिसेबल है। अब बारी आती है सेक्युलर स्टेट की। अब हम पढ़ेंगे कुछ सेक्युलर फीचर्स, जो इंडिया के क्या क्या सेक्युलर फीचर्स हैं। बहुत सारे दे रखे हैं, बट इतना हमें पता होना चाहिए सेक्युलर का मतलब क्या है। सेक्युलर का मतलब होता है कोई भी ऑफिशियल जो रिलीजन है स्टेट का नहीं होगा। स्टेट, हम अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो स्टेट का मतलब है इंडिया, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा इंडिया का। ठीक है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया का, सेक्युलर है इंडिया अपने फॉर्म में। ठीक, तो अगर हम सेक्युलर वर्ड देखें तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, तो ये प्रियम्बल में ऐड करा गया। तो प्रियम्बल में आप देखते हो ना, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल जस्टिस, 3 तरीके के। ठीक ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद प्रियम्बल में दे रखा है, प्रियम्बल में सिक्योर करता है सिटीजन्स को लिबर्टी, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। ठीक, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी करता है। मतलब जो सेक्युलर वर्ड है ये आपके रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक, फिर हम वेरियस आर्टिकल्स में देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में कि 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देता है, 15 डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है किसी भी सिटीजन के बीच में। ये वेरियस आर्टिकल्स हैं, आप इन पर नज़र डाल लो। ये हम क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में पूरे ये सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ इतना ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में ये हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पढ़ लेंगे। ठीक, जो कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, वो जो
रिलीजन है, मतलब जो चर्च है और जो पॉलिटिक्स है, उनको सेपरेट करने के लिए बेसिकली बनाया गया है, ताकि हम कोई पाकिस्तान की तरह कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है और हम ना ही यूरोप की तरह कोई क्रिश्चियन कंट्री, हम सारे धर्मों को समान रूप से देखते हैं। ये बात इसमें कही गई है। ओल्ड सिस्टम था जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, उसे ख़त्म करता है या अबॉलिश करता है, ठीक, बट कुछ टेम्प्रेरी रिजर्वेशन देता है। अब रिजर्वेशन किसको देता है? जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जिनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन था, उनको ये रिप्रेजेंटेशन देने की बात करता है। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बारे में। 18+ अगर आप हैं तो आप वोट देने के हकदार हैं, बट ये कब हुआ? ठीक, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब यही होता है कि अगर आप एक एज पे आ गए हैं, जो अभी प्रेजेंटली 18 ईयर्स है, तो आप वोट दे सकते हैं। आप, ठीक है, MP के लिए, MLA के लिए वोट दे सकते हैं। ठीक, तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को कर रखा है। 18 ईयर्स के अगर आप हैं तो वोट दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी वगैरह की वजह से। पर पहले जो एज थी 21 ईयर्स थी, जब आप 21 ईयर्स के हो जाते तब आप वोट दे सकते थे। बट 61st अमेंडमेंट एक्ट हो गया, मार्क कर लो, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया 1988 में, तो 21 से घटा करके 18 ईयर्स एज कर दी गई। कब? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। ठीक है, पहले क्या होता था, हमने पहले भी एक्ट में देखा है, मेकिंग में नहीं, हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देख रहे हैं। तो वोटिंग की जो फ्रेंचाइज थी वो ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, प्रॉपर्टी कितनी किसके पास है, ये सारी चीज़ें थी। बट उसके बाद यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हम लेके आते हैं। ठीक है, ये डेमोक्रेसी को ब्रॉड बेस बनाता है, इनहांस करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रॉपर प्रेस्टीज लाता है कॉमन पीपल में। ठीक, और ये कुछ नहीं है, आगे कुछ। अब आगे आती है सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। सिंगल सिटीजनशिप हम देखते हैं, देखो 5 से लेकर के 11 आर्टिकल हमारे सिटीजनशिप में बताते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजन का, हम सिटीजन्स हैं इंडिया के, हम कोई उत्तर प्रदेश सिटीजन नहीं है, कश्मीर के सिटीजन नहीं है, हम इंडिया के सिटीजन हैं। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है, ओनली सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज़ इंडियन सिटीजनशिप। USA में मैंने आपको बताया, USA में क्या है, कोई USA का सिटीजन तो है ही, बट समझ आप टेक्सास का भी सिटीजन है, लास वेगस जो भी वहाँ पे कंट्रीज़ हैं, सॉरी स्टेट्स हैं, वहाँ का भी सिटीजन है। ठीक, हम सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही हैं। कोई यहाँ पे लिंग्विस्टिक क्लैशेस ना हो, एथनिक डिस्प्यूट्स ना हो, क्लास के कन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, तो इस वजह से हमने ऐसा करा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जो थे उन्होंने अच्छा आइडिया ये निकाला कि हम यूनाइट और इंटीग्रेटेड करके रखेंगे इंडियंस को। ठीक है, अब देख लो, अब आती है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप आगे चल के पढ़ेंगे तो बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि सेंटर और स्टेट में दोनों में इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। जैसे कि हम इलेक्शन कमीशन देखते हैं, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के और स्टेट लेजिस्लेचर्स में, पार्लियामेंट वगैरह में। ठीक है, अब बोलो पंचायत के इलेक्शंस कराता है इलेक्शन कमीशन, तो नहीं, ऐसी बात नहीं। कैग है हमारे यहाँ। ठीक है, और बेसिकली और UPSC है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, इनके फिक्स टर्म कंडीशंस होते हैं, एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, बहुत सारी चीज़ें। हमारे यहाँ इमरजेंसी के प्रोविजंस भी हैं। इमरजेंसी 3 तरीके की होती है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन है, अगर मान लो कोई आपातकाल आ जाए तो उसको करने के लिए, उसको संभालने के लिए हमारे पास 3 तरीके की इमरजेंसीज़ हैं। ठीक है, वो 3 तरीके की इमरजेंसीज कौन है? नेशनल इमरजेंसी है, अगर कोई वॉर हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, मतलब हथियारों के साथ, 352 आर्टिकल के तहत हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। स्टेट इमरजेंसी या फिर जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं, तो वो 356 में, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी भी स्टेट्स में फॉल हो जाए तो 356 के तहत हम लोग स्टेट में इमरजेंसी लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल। अगर 365 भी प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, अगर कोई जो स्टेट है वो सेंटर के लॉस को मानने से मना कर दे तो 365 के तहत लगा देते हैं। देखो, ये दोनों तरीके की लग चुकी हैं, कभी नहीं लगी तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे यहाँ कभी भी नहीं लगी। तो आर्टिकल 360 के तहत अगर कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो जाता है, ठीक है, इंडिया के पास रिजर्व्स नहीं बचते हैं, तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है, बहुत सारी फीचर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, ये मेरे ऐसा लगता है मेरे रूम में घुसाएंगे ये जब बिल्डिंग बनाने वाली। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, अब प्लीज़ इग्नोर करना, वो इस टाइम पे जब इमरजेंसी लग जाती है तो सारी पावरफुल हो जाती है, उसके पास सारी पावर्स आ जाती है इमरजेंसी के टाइम पे। अब हमारे यहाँ 3 टायर गवर्नमेंट है। अब 3 टायर गवर्नमेंट क्या है? हमारे यहाँ पता है, हमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, डुअल पॉलिटी है, बट 3 टायर गवर्नमेंट, एक होगी सेंटर पे, एक स्टेट पे और एक लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है। तो ये पहले नहीं थी, बट 73rd अमेंडमेंट एक्ट 73rd से पंचायत एंड 74 से म्यूनिसिपैलिटीज़ 1992 में हमारे यहाँ पे आ जाती है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हमें पंचायत मिल गया, मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट। इसमें नया पार्ट 9 ऐड कर दिया गया, शेड्यूल 11 ऐड कर दिया गया। ऐसे ही 74th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992 में, उसमें म्यूनिसिपैलिटीज़, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, पार्ट 9A में, और 12 शेड्यूल हमने ऐड कर लिया। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आता है। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, और इसमें 3 चेंजेस करता है। ठीक,
पहली बात तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का है उसे फंडामेंटल राइट बना देता है आर्टिकल 19 के अंदर। फिर डीपीएसपीज़ में भी प्रमोशन के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रमोशन के लिए आर्टिकल 43B ऐड हो जाता है और एक नया पार्ट 9B ऐड हो जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम जो कोऑपरेटिव्स हैं उसको डेमोक्रेटिकली कोऑपरेटिव्स काम कर सकें, प्रोफेशनल ऑटोनॉमस इकोनॉमिक में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें कोऑपरेटिव्स, उसके लिए। अब हम बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिटिसिज्म, बहुत लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज़ करा है, ठीक है, क्रिटिसाइज़ करा है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, जल्दी जल्दी से ख़त्म करेंगे। क्या क्या अभी तो हमने फीचर्स पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में। सब ने ये बोला है कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अधिकतर लोग ये बोल रहे हैं कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कि हमने बहुत जगह से सिर्फ बोरो कर लिए हैं फीचर्स को, ठीक, और उसको एक सजा के एक लिख दिया है बस। आधे लोग ये बोलते हैं कि बोरोड है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ठीक ठीक, पर कुछ नहीं है इसमें ऐसे पढ़ने के लिए, बस ये बोलते हैं बोरोड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि कार्बन कॉपी है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, ठीक, क्योंकि हमने सारे फीचर्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स ने भी 1935 जो एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके कॉपी कर लिए हैं, ठीक। अब बात आती है एंटी इंडियन या अन इंडियन बोल रहे हैं कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि एंटी इंडियन है और अन इंडियन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं और जो स्पिरिट है इंडिया का वो उन लोगों को नहीं दिख रहा है। देखिए, आप कोई भी काम करते हैं, आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपको तारीफ़ करने वाले लोग कम मिलेंगे, बट आपको नीचे गिराने वाले लोग, अब मैं खुद क्या बता रही हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन में, ठीक है, आपको तारीफ़ करने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले लोग कम मिलेंगे, बट आपको नीचे गिराने वाले लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, ठीक। बहुत सारे लोगों ने ये बोला गांधी जी के अन गांधीयन है कॉन्स्टिट्यूशन, गांधी जी के फीचर्स नहीं लिए गए हैं, ठीक है, गांधी जी से इंस्पायर्ड नहीं है, ठीक, ये भी बहुत सारे लोगों ने बोला, ठीक। विलेज पंचायत्स वगैरह नहीं डाला था क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें पता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आता है, तो अन इंडियन अन गांधीयन बोल दिया। अब बोलते एलिफेंट साइज, जैसे मैंने आपको बताया, बोल दिया कि एलिफेंट साइज बहुत बड़ा है, बहुत बल्कि है, टू डिटेल में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक, तो ये सारी बोल दिया। अब बोला कि पैराडाइज है लॉयर्स का, पैराडाइज है लॉयर्स का। अब पता है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें लॉयर्स बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि लॉयर्स का पैराडाइज है, इसीलिए बहुत उसमें लैंग्वेज जो है बहुत ही लैंग्वेज अजीब तरीके की लैंग्वेज यूज़ करी कि जो नॉर्मल पीपल नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस सारी चीज़ें बोली उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने, आप यहाँ पे देख लेना, पढ़ लेना ना, बहुत सारे लोगों ने क्या क्या बोला, सिर्फ पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए, ठीक। अब ये देख लो, हाँ, कुछ आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, इन पर आप नज़र डाल सकते हैं। सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, देखो पार्ट 1 में यूनिट आइडेंटिटी, ये सारे मैं पढ़ा चुकी हूँ, फिर सेकंड में सिटीजनशिप, थर्ड में फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। और ये बोरोइंग्स एंड ऑल, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी यहाँ पे दे रखे हैं लक्ष्मीकांत की बुक में, आप टेबल बना करके कि कौन कौन से आर्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस के साथ करना चाहिए, क्योंकि हम सारे आर्टिकल्स बाद में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ऐसा चाहती कोई ज़रूरत नहीं है हमें पढ़ने की। शेड्यूल्स मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स का वीडियो मैं एक बनाई चुकी हूँ, उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप दे सकते बॉक्स में। पार्ट्स और शेड्यूल्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अलग से, 5-7 मिनट 10 मिनट का वीडियो होगा मुश्किल से, वो मैंने बता दिया है, ठीक है, कि कौन से शेड्यूल्स में क्या क्या है। अब हम एक अलग वीडियो में सोर्सेस देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हमने कौन कौन सी कंट्रीज़ से क्या क्या लिया है, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट में मैं आपको बता दूँ जो सोर्सेज है, इसीलिए हम इसे अलग से देखेंगे, जिसमें हमारा फोकस रहेगा सिर्फ सोर्सेज पर ही, ठीक, क्योंकि इससे मैचिंग में क्वेश्चन आ जाएगा और PYQs तो पूछा ही गया है। मैं कुछ तब PYQs भी आपके सामने लगा दूँगी सोर्सेज वाले से, क्या क्या पहले प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। आई होप आपको ये वीडियो में चीज़ें समझ आई होंगी, फीचर्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन के समझ आ गए होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, और अच्छे से पढ़ते रहिए।